स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। प्रश्न संख्या 51 है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही कर्मधारय समास का विकल्प है। चरण कमल, इसका समास विग्रह क्या होगा? कमल का चरण, चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, चरण का कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल के समान चरण, चरण कमल। इसमें कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, दोपहर में समास है। दिगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय। दोपहर, इसमें कौन सा समास है? तो दोपहर में दिगु समास है। दिगु समास की परिभाषा है जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां दिगु समास होता है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? मतैक्यम, महोषध, तरुक्षाया, षुड़वे। विसर्ग संधि किसमें है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तरुच्छाया। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, दीर्घ। यण संधि का संबंध किससे है? तो स्वर संधि से है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 हैं। दीर्घ, यण, गुण, अयादि और वृद्धि। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। लोकेश, लोकेश का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोक धन ईश, लोकेश। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गयक, गयक, इसका सही संधि वाला विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 56। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायक। गायक का संधि विच्छेद होगा गय धन अक, और इसमें जो है अयादि संधि है। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संलग्न, इसका संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा होगा? संलग्न। शम धन लग्न, ये इसका सही उत्तर है, और इसमें व्यंजन संधि है। संधि, छंद, अलंकार, समास, इन सभी से कम 7 से 8 प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 58 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। परम धनोज, तो इसका सही संधि क्या होगा? परमौज। परम धनोज का सही संधि होगा परमौज, और इसमें जो है वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका, चौपाई। रोला, गीतिका, चौपाई, पीयूष वर्धक। गीतिका, चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका। तो चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही क्रम कौन सा होगा? डी विकल्प इसका सही होगा। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका। चौपाई में मात्रों की संख्या कितनी है? तो 16 मात्राएं हैं चौपाई में, और पीयूष वर्धक में 19 हैं, रोला में 24 हैं, गीतिका में 26 हैं। अगला प्रश्न है, सरसी छंद में होती है। सरसी छंद में होती है 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में लघु गुरु। 28 मात्राएं, 16 12 पर यति, अंत में लघु गुरु। 28 मात्राएं, 16 12 पर यति, अंत में गुरु लघु। 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। तो सरसी छंद में क्या होता है? 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु लघु। अगला प्रश्न है, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाता है? प्रश्न संख्या 61। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोला। रोला सबसे पहले जानते हैं यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं और प्रत्येक चरण में 11वीं एवं 13वीं मात्रा पर यति होती है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है, सही विकल्प का चुनाव करें। सबके सामने पोल खुलते ही मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया, जब देखो तब वह अपनी बहादुरी के किस्से ही सुनाता रहता है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए।
क्या तुम अब भी अपनी बातों पर यकीन करोगे? तो सही विकल्प का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। सबके सामने पोल खुलते ही मानो उस पर घड़ों पानी गिर गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है? आज हम चाय नहीं पिए, हम खाना खा लिए हैं, हमें दिल्ली जाना है, मैं आज नाश्ता नहीं किया। तो काल संबंधी शुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें दिल्ली जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? क्या रमेश पढ़ रहा है? विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। क्या रमेश पढ़ रहा है? प्रश्नवाचक। क्या रमेश पढ़ रहा है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य का प्रकार क्या है? उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, तो ये जो है निषेधवाचक है। अगला प्रश्न है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है वह हठी है, पंडित होने के कारण वह हठी है, पंडित होते हुए भी वह हठी है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। वह पंडित है किंतु हठी है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ समास है और शब्द है। विदेश गमन, इसमें कौन सा समास है? विदेश गमन, तो इसमें हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। गिरधर, तो गिरधर में बहुब्रीहि समास है और गिरधर का अर्थ है पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, इसलिए इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कोई तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। देश विदेश, तो देश विदेश में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अधिकांश जो है योजक चिन्ह होता है अधिकांश शब्दों में। यथा शीघ्र, तो जितना शीघ्र हो सके, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। उत्तर, पूर्व एवं उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो तो उसमें द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। कर्मधारय समास किसमें है? कामचोर, स्वर्णाक्षर, पंचवटी, रोग पीड़ित। कर्मधारय समास किसमें है? स्वर्णाक्षर में कर्मधारय समास है। इसका विग्रह करने के बाद जो अर्थ बनेगा, स्वर्ण है जो अक्षर, स्वर्णाक्षर का विग्रह करने के बाद स्वर्ण है जो अक्षर। पंचवटी, 5 वटों का समूह, यह द्विगु समास होगा। ब्रजदेह में समास बताइए। बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। ब्रजदेह, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। ब्रजदेह में तत्पुरुष समास होगा। ब्रज का देह, इसका विग्रह करने पर होगा ब्रज का देह। आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। आमरण, आमरण में अव्ययी भाव समास है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिष्कार, बहिष्कार में विसर्ग संधि है और इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा सी होगा बहिष्कार। पीपत धन जाल, पिपजाल में कौन सी संधि है? पिपजाल में कौन, स्वर, व्यंजन, वृद्धि, गुण। पिपजाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। उपरधन युक्त का संधि युक्त शब्द होगा उपरोक्त, उपयुक्त, उपरयुक्त, उपयुक्त। उपयुक्त का सही संधि विच्छेद होगा प्रश्न संख्या 74 का बी, उपरयुक्त। उपरयुक्त में यण संधि है। सावधान का सही संधि विच्छेद है सावधान धान, साधन वधान,
साधन, अवधान, साधन, अवधान। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सधन, अवधान। इसमें अयादि संधि है, सावधान में अयादि संधि। यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाता है, वह कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि। प्रश्न संख्या 76। तो इसमें अयादि संधि है। अयादि संधि के उदाहरण है जैसे पवित्र, पवित्र में पोधन इत्र, इसका विग्रह करने पर पोधन इत्र। अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वितरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी। संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वितरागी कहते हैं। संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे वितरागी कहते हैं, और जिसमें संसार के प्रति मोह हो उसे अनुरागी कहते हैं। दोनों शब्द महत्वपूर्ण है। जिसे मोह ना हो उसे वितरागी, और जिसे मोह हो संसार के प्रति उसे अनुरागी। हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अंक, अकंठ, अम्ब, अंग। सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? अंक। 45 को हिंदी में खाली स्थान कहते हैं। 45, 5, 40, 55, 45। तो इस प्रश्न में वर्तनी पूछा गया है। 45 का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो 45, ये सही है, डी विकल्प। अगला प्रश्न है शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वरलोप, स्वर भक्ति, स्वरागम, स्वरभंग। शक्ति को शक्ति कहना यह किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? स्वर भक्ति। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी। हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा अध्ययन, अध्यापन, निरीक्षण, शिक्षण। टीचिंग का हिंदी अनुवाद क्या होगा? अध्यापन। और अध्ययन का हो जाएगा स्टडी, निरीक्षण का हो जाएगा इंस्पेक्शन, और शिक्षण का एजुकेशन, एजुकेशनल। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनक्लोज्ड। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबद्ध है? ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति। सहृदय की अवधारणा यह रस संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन वाक्य भाववाच्य का है? राम से चला नहीं जाता, पुस्तक महंगे दाम में खरीदी गई, लड़के ने तीर से चिड़िया को मार दिया, तुलसी ने विनय पत्रिका लिखी। तो भाववाच्य वाला वाक्य कौन सा है? भाववाच्य। इसका सही उत्तर है राम से चला नहीं जाता। इस वाक्य में भाववाच्य है, चला नहीं जाता। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? कृत, कर्म, भाव, क्रिया। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें जो है कर्मवाच्य है। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं कर्म, कृत, भाव, सरल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृतवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे कृतवाच्य कहलाते हैं। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए
वह कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति, विशेषोक्ति। बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार का उदाहरण है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना। ये तुलसीदास की पंक्ति है। यहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जा रहा है। बिना पद के चलता है और बिना कान के सुनता है। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। यथा संख्या उल्लेख विभावना रूपक। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। उल्लेख अलंकार। अर्थालंकार का एक उदाहरण है खाली स्थान, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष। तो अर्थालंकार का उदाहरण कौन सा है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार जो है अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा भी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सखिन्य सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धानु परा जनुपानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संभावना, विभावना, उत्प्रेक्षा, श्लेष। सखिन्य सहित हर्षी अतिरानी, सुखत धानु परा जनुपानी। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो मनु मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार का ये पहचानने का ठीक है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। रूपक अलंकार है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अपन्युत, प्रतीप, सहोक्ति। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, यमक। हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है इसमें। हरिपद कोमल कमल से। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। सा से सी। पीतर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, प्रतीप, उपमा। पीतर पात सरिस मन डोला उपमा अलंकार है इसमें। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। ता 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 ता, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उपयुक्त, सबसे अलग। तो श्लेष अलंकार कौन सा है? शब्दालंकार जो है यह श्लेष अलंकार है। अंतिम प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म, कर्तव्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें धर्म शब्द का अर्थ है गुण। ये थे बिहार एस्टेट से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।